नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नकमा। जम्मू एयरपोर्ट के तकनीकी इलाकों में हुए धमाकों में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और इससे पेलोड गिराया गया। एनडीटीवी से जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बात करते हुए इसकी पुष्टि की है। वायुसेना के आधिकारिक बयान के मुताबिक आज सुबह एयरपोर्ट के तकनीकी इलाके में 2 धमाके हुए हैं। एक धमाका खुले इलाके में और दूसरा धमाका इमारत में हुआ है। बम स्क्वाड और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर मौजूद है। एनआईए की टीम भी इस जांच में जुटी हुई है। इलाके की घेराबंदी करके इसकी छानबीन की जा रही है। ये जो 2 धमाके हुए हैं, पुलिस सूत्र के मुताबिक कोई बाहर से अंदर नहीं आया है। जम्मू एयरपोर्ट के तकनीकी इलाके में ये धमाके हुए हैं और वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक 2 लोग इसमें घायल हुए हैं, लेकिन वो मामूली रूप से घायल हैं। तमाम जितनी भी संभावनाएं इसमें हो सकती हैं उसकी जांच चल रही है। तमाम संभावनाओं को लेकर ही जांच आगे बढ़ी है। एनआईए भी इस जांच में जुटी हुई है। जम्मू एयरपोर्ट पर हुए 2 धमाकों के बाद पंजाब के पठानकोट जिले में भी हाई अलर्ट है। जम्मू कश्मीर से पठानकोट आने वाले सभी रास्तों को पुलिस ने सील कर दिया है। बॉर्डर क्रॉस कर आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक सीमा पर पहले भी जवान मुस्तैद रहते थे, लेकिन आज की वारदात के बाद निगरानी को और भी मजबूत किया गया है। जितने भी एरियाज़ हैं जो भी जम्मू कश्मीर से जोड़ते हैं, जो भी हिमाचल प्रदेश से भी जोड़ते हैं, और जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन हैं वहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटीज़ थी, उसको बीफअप कर दिया गया है। जितने भी नंबर्स हमारे जो गार्ड हैं, साथ में आज जितने भी हमारे गजटेड ऑफिसर्स हैं, जीओज़ हैं, एंड साथ में जो एसएचओज़ हैं, वो बाहर निकले हुए हैं। वी आर डूइंग सर्च ऑपरेशन रेगुलरली। इसके अलावा जो कंटिन्यूस प्रोसेस में ये काम चलता रहता है। आप देख ही रहे होंगे कि मॉर्निंग में हमारे यहाँ से सर्च ऑपरेशन चलता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना जो भी प्लानिंग है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आगे ये एहतियात बरत रहे हैं ताकि हम सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बना सकें। हमारे साथ मेरे सहयोगी नज़ीर मसूदी जुड़ रहे हैं। नज़ीर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो जांच चल रही है, पुलिस सूत्र क्या कह रहे हैं, एनआईए भी जांच में जुटी हुई है और किस तरह की संभावनाओं को लेकर जांच हो रही है, क्योंकि इसमें टेरर अटैक की बात भी कही है खुद दिलबाग सिंह ने, तो क्या जानकारियां अभी तक हैं? देखिए नगमा, आधिकारिक तौर पर एक बात सामने आई हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने बताई कि ड्रोन के जरिए एक्सप्लोसिव कोई बात आगे नहीं आई है सवेरे से। हाँ, जांच से जो ही हमें 2 ब्लास्ट हो गए। एक तो 5 मिनट के दौरान 2 ब्लास्ट हुए, तकरीबन 1-2 किलोमीटर तक वो उसकी ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी गई। और इस हमले ने, जो ये ड्रोन हमला है, इसने पूरी जो सुरक्षा की स्थिति व्यवस्था है उसको बदल दिया है। क्योंकि जब ड्रोन के जरिए हमला हुआ, जो पहला ऐसा हमला जो 30 साल में हुआ, ये कभी नहीं हुआ कि ड्रोन का इस्तेमाल और इतने हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पे हो, जहां हर तरफ से सिक्योरिटी है, दीवारें हैं और एयरपोर्ट स्टेशन है। जब यहां ऐसा हमला हो सकता तो कहीं भी हो सकता है। इससे सुरक्षा एजेंसी को चौंका दिया है। एनआईए हो, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हो, दूसरे सिक्योरिटी एजेंसीज, खता की स्पेशल फोर्सेस को भी आज सवेरे से यहां बुलाया गया है इस एयरपोर्ट स्टेशन में। लेकिन देखना यह है, क्या यह हमला लॉन्च किया गया यही जम्मू से या सरहद के उस पार से उसको लॉन्च किया गया था। दोनों सूरतों में काफी गंभीर है ये, क्योंकि जो सिक्योरिटी को जो पैराडाइम शिफ्ट है ये सिक्योरिटी का है। क्योंकि अगर यहां से लाएगा तो इसका मतलब है कि ड्रोन अटैक जिसने किया काफी एक्सपर्ट है, ये कोई फुट सोल्जर नहीं है। अगर पाकिस्तान से इसको लॉन्च किया गया, इसका मतलब है सीधा बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है उस वक्त जब जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने एक अमन प्रक्रिया और बातचीत की शुरुआत की थी। नियंत्रण रेखा पे और इंटरनेशनल बॉर्डर पे सीज फायर का ऐलान भी इंडिया और पाकिस्तान ने फरवरी में किया है। दोनों आर्मीज ने यह भी फैसला किया अगर कोई प्रोवोकेशन होगी तो उसको हम खुद ही हॉटलाइन के जरिए जो एस्टेब्लिश्ड है दोनों साइडों के दरमियान, तो उसके जरिए उससे निपटाएंगे।
लेकिन इस सब के बावजूद जब अमन प्रक्रिया की बात हो रही थी, दोनों मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रिपोर्ट्स के मुताबिक तीसरे मुल्क में बात कर रहे थे। ये इतना बड़ा हमला जो बहुत ही बड़ी प्रोवोकेशन है। एयरफोर्स स्टेशन पे इस तरह का ड्रोन हमला होना यह कोई छोटी बात नहीं है। खुशकिस्मती की एक ही बात है कि यहाँ कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। एक बैरक पे जो उसका छत उसको डैमेज हुआ है, 2 लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन सुरक्षा की स्थिति के लिए क्या मतलब है? पहले ये होता है कि मिलिटेंट हमला करते, कोई खुदकुश हमला होते थे, फिदायिन हमला करते थे, उसके लिए पूरी तैयारी, पूरी सुरक्षा व्यवस्था बनाई थी पिछले 30 साल से यहाँ सिक्योरिटी स्ट्रक्चर ने। चाहे वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हो, आर्मर्ड व्हीकल्स हो या जितने भी वेपन है। लेकिन आप क्या करोगे? टेक्नोलॉजी क्या सुरक्षा फोर्सेस के पास अवेलेबल है इस तरह के ड्रोन हमलों को रोकने के लिए? और आज सवेरे यहाँ पुलिस ने यहाँ एक शख्स को गिरफ्तार किया, कहा कि आतंकी है। उसके कब्जे से 5 किलो, बताया जाता 5 किलो एक्सप्लोसिव रिकवर किया गया नरवाल से। अभी तक जो हमारी बातचीत हुई पुलिस से, उससे यह नहीं लग रहा है कि उस गिरफ्तारी और इस अटैक में कोई लिंक है या इनमें कोई जोड़ है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो कुल मिला के ये जो हमला है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पिछले 30 सालों में। जी नज़ीर, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बात को इस संदर्भ में रखने के लिए कि सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये अपने तरह में एक पहला हमला है जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ पिछले 30 सालों में। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ेगा और पूरी सुरक्षा व्यवस्था को इस हिसाब से ढालना होगा, क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, उससे एक्सप्लोजिव्स गिराए गए हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी घायल गंभीर रूप से नहीं हुआ है, मामूली गंभीर हुए हैं 2 लोग। लेकिन जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया एक ऐसे वक्त में जब केंद्र सरकार यहाँ पर बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर रही है, इसलिए इसमें पाकिस्तान के हाथ होने की संभावना भी है और उसके ऊपर भी जांच हो रही है। या क्या ये हमला जम्मू के अंदर से हुआ या फिर सरहद पार से हुआ, इसके ऊपर जांच चल रही है। तो ड्रोन के इस्तेमाल की तो पुष्टि हो गई है। खबर आगे दूसरी खबरों की तरफ बढ़ते हैं और बात सियासत की। यहाँ उत्तर प्रदेश के राजनीति की। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में बीजेपी के 16 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने पुलिस के जरिए इन जिला पंचायत उम्मीदवारों को अगवा कर बंधक बना लिया और उन्हें नॉमिनेशन नहीं करने दिया। इसके अलावा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसमें से 11 जिलों के समाजवादी पार्टी के अध्यक्षों को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में बर्खास्त भी किया है। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि गोरखपुर व अन्य जगह भाजपा सरकार ने पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका है। ये हारी हुई भाजपा का चुनाव जीतने का नया प्रशासनिक हथकंडा है। भाजपा जीतने पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, जनता विधानसभा में उतनी सीट नहीं देगी। और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। मायावती के मुताबिक पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड में BSP किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। और बात अब कोरोना वैक्सीन की। 12 से 18 साल के बच्चों के लिए जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी जल्द ही दी जाएगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीन नीति को लेकर हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कहा है कि जाइडस कैडिला वैक्सीन का 12 से 18 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो गया है। भविष्य में ये वैक्सीन 12 से 18 साल के बच्चों के लिए उपलब्ध होगी। दरअसल 2 जून को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए वैक्सीन नीति की आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में सरकार की वैक्सीन नीति मनमाफिक और अतार्किक लगती है। इसी के जवाब में केंद्र ने हलफनामा दायर कर ये जानकारियां दी हैं और कहा कि इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान पूरे जोरों पर चल रहा है और अब तक 32 करोड़ 17 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और प्रधानमंत्री ने आज मन की बात के जरिए देश को एक बार फिर संबोधित किया, जिसकी शुरुआत में उन्होंने मिल्खा सिंह जी के
खेल के प्रति समर्पण की भावना का जिक्र किया। ओलंपिक खेलों के लिए टोक्यो जा रहे खिलाड़ियों का जिक्र किया और उन्होंने कई खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानी साझा की। देशवासियों से प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। हर खिलाड़ी की अपनी संघर्ष गाथा है, वो अपना सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए ही जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से रोड टू टोक्यो क्विज में हिस्सा लेने की भी अपील की। इसके बाद पीएम ने देश में चल रहे वैक्सीनेशन के अगले चरण का जिक्र किया और कहा कि नए चरण के पहले दिन 21 जून को ही रिकॉर्ड 86 लाख लोगों को टीके लगाए गए। साथ ही उन्होंने लोगों से वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर ध्यान न देते हुए वैक्सीन लेने की अपील की और कहा कि मैंने और मेरी मां ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। इसके बाद पीएम ने इस साल मॉनसून में लोगों से जल संरक्षण पर जोर देने की अपील की। साथ ही कुछ ऐसे लोगों के उदाहरण दिए जिन्होंने जल संरक्षण कर अपने गांव और अपने इलाके में पानी की कमी को दूर किया है। हम में से कई लोग इस पुण्य मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है जी। इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। कश्मीर में बांदीपुरा जिला है। इस बांदीपुरा जिले में एक व्यवन गांव के लोगों ने मिलकर 100% 100% वैक्सीन का लक्ष्य बनाया और उसे पूरा भी कर दिया। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। और इसलिए मेरे देशवासियों, में आपको भी एक सलाह देना चाहता हूं। हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर आप #Cheer4India के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव के बीच बहुत सारे लोग खराब हालात में मायूस हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो अपने हौसले को कम नहीं होने देते और कुछ अलग करके मिसाल कायम करते हैं। हैदराबाद में मैनेजमेंट की एक छात्रा ने कुछ ऐसी ही मिसाल कायम की है। उन्नीस साल की रचना होटल मैनेजमेंट की फर्स्ट ईयर की छात्रा है। उनके माता पिता हनुमाकोंडा में दैनिक मजदूरी कर गुजारा चलाते हैं। पिछले नवंबर में काम की तलाश में रचना अपने घर से 150 किलोमीटर दूर हैदराबाद आई, ताकि माता पिता का आर्थिक सहारा बन सके और पढ़ाई का अपना सपना भी पूरा कर सकें। हम 2 बहनें हैं। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, इसीलिए परिवार पर 5 लाख रुपए कर्ज और चढ़ गया। उसे चुकाना माता पिता के लिए बहुत भारी हो गया है। ऊपर से मेरी पढ़ाई का खर्च, मैं उन पर बोझ नहीं डाल सकती, इसीलिए नौकरी का फैसला किया। रचना ने एक फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का काम संभाला है। इसके लिए उन्हें देर रात तक भी काम करना पड़ता है। सोशल मीडिया में जब उनकी मेहनत की तारीफ हुई तो एक भले आदमी ने उन्हें एक बाइक दे दी। इससे रचना को काफी मदद मिली, लेकिन तेलंगाना में लॉकडाउन हटने के बाद से ही उनकी आय घट गई है। लॉकडाउन हटने से पहले मैं एक दिन में 15 से 20 ऑर्डर पूरे कर देती थी। अगर मैं ज्यादा मेहनत करती तो उससे भी ज्यादा ऑर्डर पूरे कर देती, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद लोग खुद ही खाना लेने आने लगे हैं, इसीलिए अब एक दिन में 10 से ज्यादा ऑर्डर नहीं मिल पाते। अब सुबह से रात 10 बजे तक भी 500 रुपए कमाना मुश्किल हो गया है।
लेकिन इन दिक्कतों के बावजूद रचना अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करनी होगी। हम 2 बहनें थी तो रिश्तेदार भी बहुत मदद नहीं करते थे, इसीलिए मुझे काम के लिए घर से बाहर निकलना पड़ा। मेरी बहन की शादी हो चुकी है। मैं कोई अच्छी नौकरी कर माता पिता की देखभाल करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ क्या कर सकती हैं। इस बीच जोमेटो, जहां रचना काम करती हैं, उसने ऐलान किया कि इस साल के आखिर तक उनकी फूड डिलीवरी टीम में 10% तादाद महिलाओं की होगी। इसके लिए जोमेटो महिला कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर अपने दफ्तरों को तैयार कर रहा है। हैदराबाद में कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हाजिर हैं वैक्सीन से जुड़ी हमारी खास पेशकश लेकर, जिसका नाम है वैक्सीनेट इंडिया, जिसे एनडीटीवी और गूगल साथ लेकर आए हैं। हमारा मकसद है कि कोरोना या वैक्सीन को लेकर आपके जो भी भ्रम हैं उन्हें दूर किया जा सके। वायरस लगातार खुद को बदलता रहता है, ये हम सब जानते हैं, और इसीलिए जरूरी है कि हम जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोरोना से खुद को बचाएं। वैक्सीन लगाने को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं। उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर अनूप कुमार हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, सफदरजंग अस्पताल दिल्ली से। डॉक्टर अनूप, बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला हमसे जुड़ने के लिए। लोगों के जहन में डॉक्टर अनूप ये सवाल बार बार आता है कि कोरोना का टीका लगवाया है, तो कई तरह के भ्रम आप भी जानते हैं कि चल रहे हैं, तो कोरोना का टीका लगवाया है तो कोरोना हो जाएगा, ये लोगों के जहन में अगर बात है या भ्रम है, तो उस पर आप क्या जवाब देंगे? ये बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कई पेशेंट्स के द्वारा। देखिए, जो कोरोना वैक्सीन है इसमें हमने इनएक्टिवेटेड वायरस का लिया हुआ है वैक्सीन बनाने के लिए, तो इसलिए टीका लगाने के बाद कोविड होने का बिल्कुल भी 0% भी कोई आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि हो जाएगा। इसलिए इस भ्रम को आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। इनफैक्ट वैक्सीन लगाने के बाद आपके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और आगे आने वाले जो कोविड इन्फेक्शन से आपको वो बचाव देगा। तो इसलिए वैक्सीन लगाने से कभी भी आपको कोविड नहीं हो सकता है, बिल्कुल मिथ्या है और इसको आप दिमाग से निकाल दीजिए। बिल्कुल, एक मिथ ये भी है डॉक्टर साहब की वैक्सीन सेल्स में दाखिल हो जाता है और हमारा डीएनए तक बदल सकता है। देखिए, बिल्कुल, देखिए वैक्सीन कैसे काम करता है। जब वैक्सीन, अगर हम बात करें कोविशील्ड की बात करें, तो उसमें इन्होंने एक चिंपैंजी एडिनो वायरस का जो वेक्टर की तरह लिया है, जिसके अंदर कोविड वायरस का उन्होंने आरएनए उसमें डाल के उसको जब इंजेक्ट करते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, सेल्स के अंदर एंटर जरूर करता है, लेकिन वहां जाके वो एंटीबॉडीज और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को डेवलप करता है। तो कहीं से भी वो हमारे डीएनए को अल्टर नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल ही एक मिसकंसेप्शन है और उसको बिल्कुल भी मन में नहीं आना देना चाहिए। और हमारे डीएनए को उससे कोई खतरा नहीं है। इनफैक्ट वैक्सीन लगने के बाद हमारे बॉडी में 2 प्रकार की इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, एंटीबॉडीज और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिससे हमें आने वाले समय में कोविड इन्फेक्शन होने के जो खतरा है उससे निजात मिल जाती है। जी, और गर्भवती महिलाओं को लेकर भी बात की जाती है डॉक्टर साहब कई बार, और ये कहा जाता है कि अगर किसी ने वैक्सीन पहले से ले ली है तो उनको कंसीव करने में या गर्भधारण करने में मुश्किलें आ सकती है। बिल्कुल, देखिए ये भी एक बहुत हम सुन रहे हैं, र्यूमर्स लोगों ने फैला रखी हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद इनफर्टिलिटी हो जाता है या बच्चा कंसीव नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ये गलत है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। इतने करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है पूरे विश्व भर में और इसमें ट्रायल्स हो चुके हैं। इसमें ये पाया गया है कि ना तो कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही आपके इनफर्टिलिटी के लिए कोई ये कारण बन सकता है। तो इसलिए बिल्कुल सेफ है। आप बिल्कुल बिना किसी घबराहट के जाकर वैक्सीन को लगवाएं और इससे आपके बच्चा कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, और एक सवाल और लगा, कई लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब, हमसे भी पूछते हैं, आप तक भी आते होंगे ये सवाल, कि क्या वैक्सीन लेने से एक दिन पहले या एक दिन बाद शराब पीने से कोई नुकसान हो सकता है या किस तरह का कोई रिएक्शन या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है? बिल्कुल, ये भी बहुत ज्यादा लोगों पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए, एज पर WHO गाइडलाइंस और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है और जितने भी अभी तो लिटरेचर पब्लिश हुए हैं, किसी भी डाटा में ये नहीं पाया गया है कि अल्कोहल लेने से
वैक्सीन की एफिकेसी पे फर्क पड़ता है या एंटीबॉडीज कम बनती हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जब आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो उस दिन आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि आपकी नींद पूरी हो गई हो, 8 घंटे की नींद पूरी करके जाएं, हाइड्रेशन अच्छा रख के जाएं, खाली पेट ना जाएं, कुछ खा के जाएं और कोशिश करें कि आप बहुत ज्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग ना करें, क्योंकि उससे आपके मेंटल स्ट्रेस बढ़ता है और उसके वजह से आपको हो सकता है जब वैक्सीन आप लगवाएं तो आपको अपने अंदर ही एक फॉल्स एक सेंस आ जाता है कि मेरे को घबराहट हो रही है या मेरे को चक्कर आ रहा है। तो कई पेशेंट ने रिपोर्ट किया है, तो इसलिए कोई एविडेंस नहीं है कि अल्कोहल लेने से आपकी वैक्सीन एफिकेसी में फर्क पड़ता है, लेकिन जिस दिन आप वैक्सीन लगवाने जाएं बेटर है कि आप उस दिन अल्कोहल स्मोकिंग ना करें। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर डॉक्टर साहब आपने दी है। तो जिन भी लोगों के जहन में इस तरह के भ्रम चल रहे थे, हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि जो भ्रम है, जो डर है, उन्हें दूर करें और बिल्कुल भी देर ना करें। जिनके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या नहीं भी हैं, वैक्सीन लगवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जानते हैं कि अब डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है जो लगातार और ज़्यादा संक्रमण फैला सकता है। उसको लेकर अभी और डेटा आने का इंतजार भी किया जा रहा है, लेकिन अगर हम वैक्सीन लगवा लेते हैं तो किसी भी तरह के नए वेरिएंट से अपने आप को बचा सकते हैं। डॉक्टर अनूप, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश भर से लोगों की नौकरियां खत्म होने की खबरें सुनने को मिलती रही हैं। नौकरियां जाने के बाद साल भर से ज्यादा का अरसा बीत चुका है, लेकिन नौकरियों का बाजार अभी भी ठंडा है। लोगों की बरसों में जुटाई जमा पूंजी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है और कई लोग कर्ज पर गुजारा कर रहे हैं, खाने तक में कटौती करने के लिए मजबूर हैं। देखिए मरियम अलवी की ये रिपोर्ट। अभी घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। घर में राशन नहीं है, घर में तेल नहीं रहता है, घर में कुछ नहीं रहता, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। किससे कहें किसे नहीं कहें, ऐसी वाली बात होती है। 49 साल के देवेंद्र परदेशी मुंबई के एक फ्लोरिंग शोरूम में सेल्स मार्केटिंग का काम करते थे। पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान इनकी नौकरी चली गई। उसके बाद लाख कोशिशों के बाद दूसरी नौकरी नहीं ढूंढ पाए हैं। तो वो हम लोग को 20,000 रुपये देते थे, लेकिन अभी जस्ट लॉकडाउन हुआ है तब से उन्होंने अप्रैल मई जून का हमें तीन महीने का उन्होंने मुझे 5-5 हज़ार रुपये सैलरी दिया। फिर उसके बाद जून में उनको खुद को कोरोना हो गया और उनके घर में उनके फादर को भी कोरोना हो गया, तो फादर एक्सपायर हो गए। तो सर ने मना कर दिया कि बोले मैं अब नहीं कर सकता हूँ, तुम अपना नज़दीकी कहीं जॉब ढूंढ लो। और मैं पिछले 1-1.5 साल से हर जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन कहीं से भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। आपने कितने जॉब के लिए अप्लाई किया होगा? मैंने कम से कम 5 से 6 जॉब के लिए अप्लाई किया हूँ। मतलब एज ए कस्टमर रिलेशन एग्जीक्यूटिव जॉब मैं कर सकता हूँ और मैंने वो भी काम किया हूँ। तो कस्टमर रिलेशन एग्जीक्यूटिव या एडमिन का काम, ये सब मुझे अच्छा तरीके से आता है, क्योंकि मैंने सैमसंग में भी काम कर चुका हूँ, फिलिप्स में भी काम कर चुका हूँ और टाटा स्काई में भी काम कर चुका हूँ। बीच में कोई काम कुछ करने मैं एक्चुअली कैमरामैन का भी काम किया हूँ। पहले मैं सीरियल वगैरह करता था काफ़ी, तो अभी मैंने 2-4 कैमरामैन से भी बात किया था, तो मुझे एक मराठी सीरियल का काम मिला था 15 दिन का। तो वो भी पेमेंट ऐसा है कि काम करो, उसके 45 डेज़ के बाद पेमेंट मिलता है। तो वो भी हमने 2,000 दिए, कभी 4,000 दिए, ऐसा करते करते मेरे को उन्होंने 9,000 मेरा बना था 15 दिन का, तो 9,000 मेरे को उन्होंने ऐसे 3,000 कभी 2,000 कभी, ऐसा करते करते 4 महीने से वही दे रहे। तो जैसे जैसे हम लोग वही गाड़ी चला रहे बस। पिछले साल कोविड के पहली लहर और लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। थिंक टैंक CMI ऐसे नौकरियों के जाने के डेटा छापता रहता है। उनके आंकड़ों के हिसाब से अप्रैल 2020 में ही 11 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां चली गई। लेकिन ये डेटा ये नहीं बताता कि इनमें से बहुत सारे लोग अभी भी बेरोजगार हैं, 1 साल के बाद देश के आर्थिक राजधानी मुंबई में भी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में चल रहे एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में अप्रैल 2020 में नौकरियां गंवाने वाले 27% लोगों को अप्रैल 2021 में भी रोजगार नहीं मिला था। परदेशी परिवार का गुजारा अब कर्ज पर हो रहा है। पत्नी एक NGO में काम करती हैं, जहां से कुछ पैसे मिल जाते हैं, और निजी वित्तीय कंपनी में काम करने वाली बड़ी बेटी भी मदद कर देती है। इनका कहना है कि राशन की दुकान से बहुत खराब चावल खरीद कर चला रहे हैं। बेहतर दिनों का कुछ चावल मेहमानों और खास मौकों के लिए बचा कर रखा है।
वही जाड़ा रहता है, चावल थोड़ा खाने में थोड़ा मुंह में लगता है। बच्चों के लिए जो मंसूबे बनाए थे वो फिलहाल ताक पर रख दिए हैं। छोटी बेटी इंटीरियर डिजाइनिंग में डिग्री लेना चाहती थी। मेरी बड़ी बेटी 2nd नंबर की बेटी है, ऋषिता नाम है उसका, तो वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहती है। लेकिन इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए मैंने पूछा तो 1.5 लाख रुपया उसके लिए फ़ीस है, तो 1.5 लाख रुपये मेरे पास तो है नहीं। तो मैंने बोला बच्चे अभी ऐसा कर और 1 आध साल पढ़ ले, फिर देखते हैं क्या था। परदेशी परिवार जैसे हजारों ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जिनकी बेहतर जिंदगी का सपना खराब आर्थिक हालात और घटती नौकरियों ने चूर चूर कर दिया। फिलहाल उम्मीद की कोई किरण भी नजर नहीं आती। महाराष्ट्र में बेरोजगारी की दर इस साल मार्च में 3.5% थी, जो मई में बढ़कर 5.7% तक आ गई। वैसे पिछले साल अप्रैल में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 20.9% थी। देखिए ऐसा है कि 1.5 साल से पूरी इकोनॉमी ठप है। ये हमारा जो कैपिटल है शहर, इसमें सर्विस सेक्टर में काम करने वाले बड़े पैमाने पे लोग हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं। तो लॉकडाउन की वजह से बड़े पैमाने में लोगों के रोजगार गए हैं, ये सच्चाई है। अब सरकार ने जितना सरकार संभव था कि मुफ्त में राशन देने की योजना, हमने लाइफरी केंद्र ने भी उसका ऐलान कर दिया, लेकिन राज्य सरकार की भी एक मर्यादा है। लॉकडाउन के कारण जो हमारा टैक्स कलेक्शन था, रेवेन्यू, वो इतना कम हो गया, जो सैलरी देनी है या पेंशन देना है लोगों को, उसमें कोई कटौती नहीं की गई। नवाब मलिक ने हमें बताया कि वो जल्द ऐसी योजनाएं लाएंगे जिससे नौकरियां दी जा सकें। इसके लिए कंपनियां 25% ज्यादा नौकरियां ऑन जॉब ट्रेनिंग के तहत निकालेंगी और 5,000 रुपए तक का 50% वेतन सरकार देगी। हमने एक नई स्कीम बनाई है जिसको हमने ऑन जॉब ट्रेनिंग की स्कीम बनाई, जो आने वाले अगस्त महीने में हम लॉन्च करेंगे, ताकि जो एम्प्लॉयर है, हमने ऐसी स्कीम बनाई है कि आपके पास अगर 100 परमानेंट जॉब है तो 25 आप नए लोगों को ऑन जॉब ट्रेनिंग पे रखें। 50% सैलरी, अगर 10,000 आप तनख्वाह देते हैं तो 5,000 प्रति माह सरकार उसमें तनख्वाह कंट्रीब्यूट करेगी। ये योजना अगस्त में आएगी, लेकिन 1 महीने का वक्त भी बहुत होता है और बहुत से लोग काफी परेशान हैं। अंबुजवाड़ी में एक झुग्गी बस्ती है जहां हम मोहम्मद जमील अख्तर शेख से मिले, जो बोरीवली में पिछले साल तक एक कपड़े बनाने वाली कंपनी में दर्जी का काम करते थे। 28,000 पगार था मेरा उस टाइम। अच्छा। तो मैं कर रहा था। हाँ। लेकिन पिछले साल से जो बंद हुआ कंपनी, अभी तक बंद है। अच्छा, तो उसके बाद कोई दूसरा नौकरी कुछ? उसके बाद कुछ करने के लायक ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। हमारे को जो काम आता है वही करेंगे ना। हाँ। तो टेलर का काम वैसे भी कहीं नहीं चालू है। हाँ। हमें तो टेलर का ही काम आता है। पिछले साल भी बंद था, ये साल भी बंद है। पिछले साल और अभी के लॉकडाउन के बीच में कुछ काम मिला था आपको? बीच में जब खुल गया था? नहीं, काम नहीं मिला मुझे। आपने इस बीच में दूसरे जॉब की कोशिश की? दूसरा काम में मतलब हम लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा टेलर का कटिंग कर सकते हैं। हाँ। या मशीन का काम कर सकते हैं, तो मशीन का भी काम बंद है। हाँ। मैं मशीन का काम के लिए गया था कई जगह पे। हाँ। कि कम से कम कारीगरी कर लूँ, लेकिन वो भी नहीं मिला। नहीं मिला। कितने जगह ट्राई किया होगा? कितने जगह? कई जगह पे, करीब 5-6 जगह पे तो परसों जाके आया मैं। सिर्फ एक दिन में? हाँ, फ्राइडे को मैं गया था। करीब 5-6 जगह पे, सांता क्रूज और बांद्रा मिला करके 5-6 जगह पे गया था। क्यों इधर लोकल में नहीं गया, तो 5-6 जगह पे गया था मैं। अच्छा, तो वो 5-6 जगह एक दिन में गए थे, उसमें भी कुछ ही नहीं, कुछ काम नहीं मिला मुझे। कहीं काम नहीं मिला? सबके पास काम ही नहीं है। अच्छा। जमील के परिवार का दारोमदार अब 11वीं में पढ़ रहे बेटे पर है। उसकी जब क्लास नहीं होती तो निर्माण कार्य से रोजाना 200 से 300 रुपए कमा लेता है। एक एनजीओ में काम कर रही बेटी को हर दूसरे महीने करीब 2,000 रुपए मिल जाते हैं। इसका असर उनके घर की रसोई में भी दिखता है और एक वक्त के खाने में भी। कुछ जले हुए चावल, चंद रोटियां और जरा सी दाल। कहीं से आमदनी नहीं हो रही है, इसलिए घर चलाने के लिए मोटी ब्याज की दरों पर जमील को मजबूरी में साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा। आप कह रहे थे कि आपकी जॉब छूटने के बाद आपने कुछ कर्जा भी लिया था। हाँ। ये किस लिए लिया था और कितना लिया था? ये कर्जा हमने करीब 1.5-2 लाख रुपया लिया था। हाँ। जो कि बढ़ के अभी जो 3 लाख से ऊपर जा रहा है। अभी भर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि काम नहीं था, तो हम सोचा कि चलो काम चालू होगा तो कर्जा हम फिरा देंगे। और कर्जा जो है अन्ना लोगों से लिया हुआ है। हाँ। जो मतलब 15% कम से कम उनका रहता है महीने वाला सिस्टम। हाँ। महीने का 15%, साल का नहीं है, महीने का 15% का उनका इंटरेस्ट आता है। हाँ। अभी क्या मालूम उनका कितना होगा। हाँ।
हम लोगों ने 2020 का लॉकडाउन के बाद सोचा था कि अभी खुल जाएगा तो काम करेंगे तो फिर जाएगा कर्जा, क्योंकि हम लोग का जरा सैलरी ठीक ठाक रहता है तो फिर जाएगा। फिर ये बार हो गया, अभी इसके बाद फिर नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो ज़्यादा परेशान कर रहा है इंसान। अच्छा, ये बार पिछले बार तो उम्मीद थी कि नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ये बार मिलने वाला है कि नहीं, वो कंपनी दोबारा चालू होगी कि नहीं, और कहीं मिलेगा कि नहीं, ये भरोसा नहीं। मुंबई से मरियम अलवी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।